हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों का 2021 है वो बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ होगा। मेरा भी बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। और उसी के साथ में हम लोग जो पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ईटीएस साइकिल के बारे में। तो हम लोगों ने जो देखा था रेस्पिरेशन में कि रेस्पिरेशन 2 टाइप्स होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। जब मैंने आपसे एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनएरोबिक दोनों के लिए सिमिलर रहेगा, क्योंकि उस पर ऑक्सीजन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उसके बाद में हम लोगों ने बात की कि जब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होना है उस समय क्या होगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा। यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो उस केस में क्या होगा, एथेनॉल और जो लैक्टिक एसिड है वो बनेंगे। तो हम लोग यहाँ जहाँ ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल पढ़े तो उस समय हमने एक बात और पढ़ी थी कि वहाँ पे एटीपीज का NADPH2 और FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पे जो FADH2 बन रहे हैं और जो यहाँ पे NADH2 बन रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये डायरेक्टली एटीपी में कन्वर्ट नहीं होंगे। उनको एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए जिस साइकिल को पढ़ना है उस साइकिल का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ईटीएस साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोगों के जो इस टॉपिक ये जो चैप्टर है इसमें जो टॉपिक बचे हैं उस टॉपिक में जो क्वेश्चंस बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बोर्ड लेवल पे ही समझा रही हूँ। उसके अलावा क्रेब्स साइकिल का कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक नंबर के भी उसमें खूब सारे क्वेश्चन थे, वो भी मैंने आपको समझाए। उसी के साथ में हम लोग बात करने वाले हैं आज जो ईटीएस साइकिल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक रहेगा आपके जो फर्मेंटेशन दे रखा है, किण्वन दे रखा है, फिर फर्मेंटेशन है, तो वो आपके केमिस्ट्री में भी रिपीट होने वाले हैं। उसमें से रिएक्शंस हैं, तो वो आपको पढ़ने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आप इजीली पढ़ लेंगे सेल्फ भी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। डायरेक्ट ये बोल दिया कि भाई उससे एथेनॉल बन गया, उससे लैक्टिक एसिड बन गया, तो ये आपके लिए ईजी रहेगा टॉपिक है जो। उसके अलावा उसके बाद में दे रखा है PPP पाथवे जो, ठीक है, जिसको HMP पाथवे भी कहा जाता है। ठीक है, उसमें भी सिर्फ PPP पाथवे और HMP पाथवे है, उसकी आपको फुल फॉर्म देखनी है। उसके अलावा वहाँ से कभी बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन नहीं बनता है। उसके बाद में जो आपके एक टॉपिक और रहेगा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है, वो आपको अच्छे से मैं पढ़ा दूंगी। उस पर क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे जाते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो ओवरऑल हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे हैं जो हमें अच्छे से पढ़ने हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। तो नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट क्या होने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं और ईटीएस है वो चलना कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन में। ये भी बात हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, यहाँ पे इसी के साथ में एक टॉपिक और दे रखा है जिसका नाम है केमोऑस्मोटिक थ्योरी, तो वो भी मैं इसी टॉपिक के साथ में समझा दूंगी। जो समझने वाली बात है वो यही समझ में आ जाएगी, बाकी थ्योरी है वो आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है क्लस्टर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मोस्ट मेम्ब्रेन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉर्म ATP। मीन्स क्या हुआ इसका कि यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर हम बहुत सारे ग्रुप देखेंगे। क्लस्टर ऑफ प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन के ग्रुप हो गए, उन प्रोटीन्स में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, किसके लिए, ATPs के फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए क्या होंगे, यहाँ पे बहुत सारे क्लस्टर ऑफ प्रोटीन है वो पाए जाएंगे। तो आप लोगों को डेफिनेशन इस टाइप से ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ये डायग्राम समझने से पहले आप लोग देखिए कि ग्लाइकोलाइसिस आप लोगों ने देखा, तो ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट जो ATP का प्रॉफिट हो रहा था वो कितने ATP का हो रहा था, जस्ट 2 ATP का हो रहा था। फिर आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल देखा, तो क्रेब्स साइकिल में भी कितने ATP का हो रहा था, सिर्फ 2 ATP का हो रहा था। तो हमने कहा कि जो प्रॉपर वे में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ATP का फॉर्मेशन है वो फॉस्फोराइलेशन है। सबस्ट्रेट लेवल का मीन्स कि डायरेक्ट ग्लूकोज हो गया। ठीक है, डायरेक्ट ग्लूकोज से हमें जो ATPs मिल रहे हैं वो सबस्ट्रेट लेवल हो गया। सबस्ट्रेट है ग्लूकोज एक। ठीक है, उसके बाद में जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें क्या बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं। उसके बाद में 8 NADH और 2 FADH2 है, ये कहाँ बनते हैं, क्रेब्स साइकिल में। तो ग्लाइकोलाइसिस और जो क्रेब्स साइकिल है इनमें बनने वाले ये जो NADH और FADH2 है, इनका ऑक्सीडेशन होने के बाद में हमें ATP का फॉर्मेशन होगा। तो ये कौन से वाले फॉस्फोराइलेशन में आएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की भी आपको यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान में
रखनी है, ठीक है। उसके बाद में ETS में जो क्लस्टर ऑफ प्रोटीन है, तो ये क्लस्टर ऑफ प्रोटीन है वो टोटल कितने कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आपकी बुक में बाकायदा आपको टेबल बना रखी है 5 कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो मैंने टेबल यहाँ पे ड्रॉ नहीं की, मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम से समझा दूंगी। तो यहाँ ETS के जो मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन कैरियर बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाने का काम कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पे मॉलिक्यूल के नाम से बोल रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, FMN है, उसको हम बोलते हैं फ्लेवोप्रोटीन। उसके बाद में FES है, जिसको आयरन सल्फर प्रोटीन बोल देंगे, ठीक है। फिर कोएंजाइम Q, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है कि कोएंजाइम Q है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो Q के ऊपर आप नाम सोचने लग जाएंगे, जबकि इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, यूबीक्विनिन। तो आपको इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके लिख लेना, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलके क्या करेंगे, 4 कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करने का काम करेंगे, ठीक है। जो क्या करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल से मिलने वाले NADH2 हो गए, ठीक है, और FADH2 हो गए, उनके ऑक्सीडेशन से हमें ATP प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। आप लोगों को इतनी बात है वो समझ में आ गई होगी। उसके बाद में मैंने लिखा है कि एवरी नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। NADH2 है, ये जब टूटेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए NADH है, ये टूट रहा है, तो NAD+2H+, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होंगे कि ये जितने नेगेटिव होंगे तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एक दूसरे के पास में पास करते रहेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना। फिर है कि एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन मूव इट्स एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू मेक मोर ATP, जितने टाइम ये क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से जल्दी मूव करेंगे तो वो उतने ही ज़्यादा ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो इट एवरी स्टेप रेडॉक्स रिएक्शन इज हैपनिंग। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हर स्टेप में क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अब रेडॉक्स रिएक्शन को पूरा अंदर की तरफ हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल सा जो डायग्राम आपकी नोटबुक में आपकी बुक में अवेलेबल है, हम लोग वही पढ़ेंगे। तो आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन है वो यहाँ पे होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टाइप की रिएक्शन है वो यहाँ इसमें चलने वाली है, ठीक है। फिर मैंने लिखा है 4 बेजल कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट। मेजरली कितना कॉम्प्लेक्सेस है, 4। फिफ्थ है वो हमारे रहेगा ATP सिंथेटिस, ठीक है। अब इस डायग्राम को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो ETS का पूरी कहानी है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे फर्स्ट आपको डायग्राम ध्यान में रखना है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आपको डायग्राम ध्यान में है कि सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, इसमें आउटर लेयर। उसके बाद में इनर मोस्ट लेयर होती है, वो कैसी होती है, फोल्डेड, इस टाइप से फोल्डेड रहेगी इनर मोस्ट लेयर। अब ये जो इनर मोस्ट लेयर फोल्डेड है, इन फोल्ड्स पे जिनको हम क्रिस्टी बोल रहे हैं, इन्हीं के ऊपर F1 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। F0 और F1 पार्टिकल्स थे, जिसमें F0 पार्टिकल्स जो इनर मेम्ब्रेन में कहा था ATP सिंथेसिस एंजाइम है, इसमें प्रेजेंट होता है। उसके अलावा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम जो बात करने वाले हैं, तो आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का नाम हम लोगों ने यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ पाए जा रहे हैं, इस पे, ठीक है। तो इसी डायग्राम को मैं इतना सा सिर्फ जूम करके बनाऊं तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने जो ऊपर ब्लू लाइन बनाई है, ये ब्लू लाइन किसकी है, हमारे आउटर मेम्ब्रेन की है। किसकी है, आउटर मेम्ब्रेन। देन बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म होता ही है सेल्स के अंदर। फिर जो अंदर आपको ये पिंक कलर की 2 लाइंस दिख रही है, ये पिंक कलर की जो 2 लाइंस है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ लिखा हुआ इनर मेम्ब्रेन। पिंक कलर के जो ये मॉलिक्यूल ये बनाए हैं मैंने, ये क्या है, प्रोटीन्स। हम बोलते हैं कि जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती है सेल्स में वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स। और उसके बीच बीच में आप लोगों ने इस टाइप से जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है, जो आप सैंडविच मॉडल पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन का, तो उसी टाइप से यहाँ पे बीच बीच में क्या पाया जाता है, यहाँ पे लिपिड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोटीन्स हो गए और उसके अलावा यहाँ पे ये जो क्लस्टर बना रहे हैं प्रोटीन्स का, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्सेस है। तो कॉम्प्लेक्सेस भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो बीच वाला स्पेस हो गया, इसको हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोल दिए। और जो अंदर का सारा है वो क्या है, हमारे यहाँ पे ये हो गया मैट्रिक्स पोर्शन। अब ये जो मैट्रिक्स पोर्शन है, इस मैट्रिक्स पोर्शन में क्रैब्स साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो इसमें NADH बन रहा है और FADH2 बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मैंने ये बना रखा है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1,
ठीक है, आपको ड्रॉ करने का भी तरीका साथ साथ में बता देती हूँ कि आपको एक ग्रुप यहाँ पे ड्रॉ करना है, उसके बाद में सेकंड को आप लोग इस टाइप से ड्रॉ कर लीजिए, फिर थर्ड कॉम्प्लेक्स को, फिर साइटोक्रोम सी को, और फिर ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मैंने एटीपी सिंथेसिस का फिफ्थ कॉम्प्लेक्स बना रखा है, आप लोगों को टेबल से भी डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को लेने का काम करेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, NADH है वो NADH प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में 2 हाइड्रोजन में भी टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गए, 2 हाइड्रोजन बन गए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो गए। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो प्रोसेस हुई इसको हम क्या बोल देंगे, NADH रिडक्टेज। ठीक है, उसके बाद में ये तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले यहाँ पे कैच किसने किया, FMN, जिसका नाम क्या है, फ्लेवोप्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में किसने कैच किया, FeS। आप लोगों को कुछ चीजें रिलेट हो रही होगी जो हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में इसी टाइप से हम लोग इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो कर रहे थे, तो सेम वही चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, FMN है, FMN इस इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, FeS को। ठीक है, ये क्या था, हमारे आयरन सल्फर प्रोटीन्स। तो इनको देने के बाद में क्या होगा कि ये जो फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, इन तीनों कॉम्प्लेक्स को बाइंड करने का काम है वो किसका है, यूबिक्विनिन का है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये क्यू लिख के यूबिक्विनिन बना रखा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है, सेकंड कॉम्प्लेक्स में भी क्या है यहाँ पे यूबिक्विनिन। तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, मतलब कि जो सक्सिनिक से फ्यूमेरिक बन रहा था उस कंडीशन में हम क्या बना रहे थे, FeDH2। ठीक है, तो ये FeDH2 है वो यहाँ पे क्या बना देगा, FeD और 2 हाइड्रोजन। अब ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को भाई मूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन बन रहे हैं ये हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे कि भाई तू भी मेरे साथ में घूमने चल, हम लोग वापस लौट के आ जाएंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन तो घूमने के लिए चला जाएगा, एक बार फिर से आप भूल जाइए, ये हाइड्रोजन हमने बना के छोड़ दिया, एक बार इस बात को यहीं पे भूल जाइए। ठीक है, अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को हम मूव करते हैं कि FMN के पास था, फिर FeS के पास गया, फिर यहाँ पे जो कोएंजाइम Q है ये भी क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी इसी चेन में डाल दिया। यूबिक्विनिन है वो थर्ड कॉम्प्लेक्स इसको जोड़ देगा, थर्ड कॉम्प्लेक्स में क्या है, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम B है। ठीक है, फिर साइटोक्रोम C है, ये एक ऐसा और प्रोटीन का क्लस्टर होगा, वो क्या करेगा, फोर्थ और थर्ड को जोड़ने का काम करेगा, फिर साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। यहाँ तक घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन है वो वापस कहाँ जाएगा, मैट्रिक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे कि इसमें लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, H2O। और आपको बोलेंगे कि लास्ट एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, FMN, और लास्ट एक्सेप्टर है वो कौन है, O2। ठीक है, तो ये हाफ O2 है वो H2 के साथ में क्या बना देंगे, इलेक्ट्रॉन लेके H2O का मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन तो अपना घूमता फिरता वापस कहाँ गया, मैट्रिक्स में आ गया, और ये क्या करेगा, इसको भी धोखा देगा, इसको कहेगा कि तू भी मेरे साथ चल, हम लोग घूम घुमा के वापस आ जाएंगे। लेकिन ये क्या करता है कि यहाँ से H2O को काम भेज देते हैं बाहर, H के साथ में क्या कर दिया, धोखा कर दिया, हाइड्रोजन को हर बार लेके गए साथ में और कहाँ छोड़ के आ गए, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, अब यहाँ पे इन सबको छोड़ दिया, अब यहाँ पे क्या होगा, इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जो H+ आयन है उनकी संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नंबर से वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगी। तो क्या होगा यहाँ पे, फिर इनको वापस लाने के लिए कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए, तो यहाँ पे जो ये ATP सिंथेसिस है, ठीक है, ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं कीमो ऑस्मोसिस में। ठीक है, कीमो का मीन्स होता है केमिकल और ऑस्मोसिस का मतलब होता है डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, जो मेम्ब्रेन को अक्रॉस करते हुए डिफ्यूजन हो रहा है उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो N हाइड्रोजन प्लस लिखा है कि यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर्स में बन चुके हैं। ठीक है, तो ये जो H हाइड्रोजन है, इन H हाइड्रोजन्स को वापस यहाँ पे लाने का काम, और वापस H+ आयन को लाने के बाद में क्या होता है, ADP और फॉस्फेट आयन है वो मिलकर क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस टाइप से पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है वो ध्यान में रखनी है। मेजरली मैंने कहा कि डायग्राम में वो सफिशिएंट है, और आप लोगों के कॉम्प्लेक्सेस के नाम ध्यान में रखिए, कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन सी चीज़ है। यूबिक्विनिन का नाम आपको ध्यान में अच्छे से रखना है, जो बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ इतने ही होते हैं। आपसे बोल दिया कि भाई ETS बना दो, तो आपको ये ETS ड्रॉ कर देना है। आपकी बुक में है वो ETS थोड़ा सा अलग दे रखा है बना के,
ठीक है। तो आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस के साथ में ध्यान में हो जाएगा। उसके अलावा जो आपकी बुक में बना रखा है कि वो बुक वाला भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। बुक वाले में आप लोग देखिए कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको NADH दे रखा है, फिर FADH दे रखा है, फिर जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, ठीक है, उसमें ये दे रखे हैं, ठीक है। मतलब ये इस टाइप से डायग्राम नहीं बना के सीधा इनके नाम दे रखे हैं कि FMN दे दिया पहले, फिर FAS, फिर ये, फिर साइटोक्रोम C, फिर B, फिर A और A3, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम है वो उस डायग्राम से ज़्यादा इजी लगेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन है उसको हमें भेजना कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे एरोज दे रखे हैं। तो एरो आपने पहला ही गलत लगा दिया तो फिर दूसरा तो ऑटोमेटिकली गलत लग जाना है। तो आप लोग ये वाला डायग्राम है इसको बना के आ जाइए आराम से, कोई भी इसमें आपको गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग अपना ये डायग्राम है वो बना लीजिए। उसके बाद में हम लोग इस टॉपिक में एक ही चीज़ और पढ़ेंगे, वो है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, ठीक है। RQ की वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे, तो हो सकता है हम लोग कल ही इस टॉपिक को पढ़ लें, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए।